हेलो बच्चा पार्टी। तो वापस लेके आ गया हूँ मैं एक और नया चैप्टर। आज हम स्टार्ट करेंगे। 5 फंक्शंस होते हैं हमारे बिजनेस स्टडीज में। ठीक है। जो कि हम ऑलरेडी कल देखे थे लास्ट क्लास में। उसका पहला फंक्शन हम आज स्टार्ट करने वाले हैं जो कि है प्लानिंग फंक्शन। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं बेटा प्लानिंग फंक्शन की। उससे सबसे पहले मैं बता देता हूँ ओवरव्यू चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं। वापस से ये जो नोट्स हैं सेल्फ सफिशिएंट है, अपने आप में बहुत अच्छा ये कवरेज कर रहे हैं। इनकी आप सॉफ्ट कॉपी से हार्ड कॉपी कन्वर्ट कर लीजिएगा। और साथ साथ ये भी ध्यान रखिएगा कि ये कलर्ड फॉर्मेट में रखेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है। तो बहुत ही मेहनत के साथ में ये नोट्स बनाए हैं, एकदम कंसाइज है। ठीक है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट जो हम पढ़ने वाले हैं वो है मीनिंग ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग का मतलब क्या होता है। देखो ये हमारे मैनेजमेंट का पहला फंक्शन है जो कि हमें ध्यान में रखना है, प्लानिंग फंक्शन। अगर हम स्टार्ट करें, मीनिंग ऑफ प्लानिंग का मतलब क्या है। प्लानिंग का मतलब क्या है, थिंकिंग इन एडवांस व्हाट इज टू बी डन, व्हेन इट इज टू बी डन, हाउ इट इज टू बी डन एंड बाय whom इट इज टू बी डन। कहने का मतलब क्या है कि आप प्लानिंग में ये सीखते हैं कि क्या करना है, कैसे करना है, किसे करना है और कब करना है। ठीक है। ये सारी चीजें जब आप पहले से प्री डिटरमाइन करके रखते हैं तो हम बोल सकते हैं कि एक मैनेजर ने अच्छे से प्लान आउट किया है चीजों को। ठीक है। प्लानिंग ब्रिजेस द गैप बिटवीन वेयर वी आर एंड वेयर वी वांट टू रीच इन फ्यूचर। देखो मैंने एक यहाँ पर रखा है डायग्राम जिससे आपको चीजें ज्यादा अच्छे से समझ आएगी। ये आपको अपने एग्जाम में बिल्कुल बनाना है। देखो क्या है डायग्राम। डायग्राम दिखा रहा है कि प्रेजेंट पोजीशन, हेयर वी आर, हम यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहे हैं, हम यहाँ पर खड़े हैं। और यहां से हम जाना कहाँ चाहते हैं, यहाँ फ्यूचर पोजीशन में, वेयर वी वांट टू रीच। और इस दोनों चीजों के बीच में जो गैप है, ये गैप जो है वो ब्रिज कर देता है, यानी ये गैप गैप जो है वो खत्म कर देता है प्लानिंग। ठीक है। तो मेरे ख्याल से समझ आ गया होगा कि प्लानिंग का मतलब क्या है। प्लानिंग एस्टेब्लिशेस द गैप और ब्रिजेस द गैप बिटवीन वेयर वी आर एंड वेयर वी वांट टू रीच। ठीक है। तो प्लानिंग का फॉर्चुनेटली मीनिंग और डेफिनेशन लगभग लगभग बराबर से ही है। अगर आप ज्यादा एफर्ट नहीं भी लगाएं तब भी आपको डेफिनेशन भी याद हो जाएगी। कल भी हमने कॉन्ज़ेंट ऑर्डिनल की डेफिनेशन देखी थी, आज भी उसी की देखेंगे। प्लानिंग इज डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू, हाउ टू डू एंड हु इज सपोज टू डू इट। प्लानिंग का मतलब क्या है, आप एज पर कुंज एंड ओडोनेल के मुताबिक माना जाए तो प्लानिंग का मतलब क्या है, पहले से ही डिसाइड कर लेना कि व्हाट टू डू क्या करना है, हाउ टू डू कैसे करना है, एंड हु इज सपोज टू डू इट यानी कौन ये चीज करेगा। यानी आपको बांटना पड़ेगा ना वर्क को कि कौन सा व्यक्ति कौन सा काम करने के लिए अकाउंटेबल है। ठीक है। इट ब्रिजेस द गैप बिटवीन वेयर वी आर टू वेयर वी वांट टू गो। इट मेक्स इट पॉसिबल फॉर थिंग्स टू हैपन। तो ये डेफिनेशन थी प्लानिंग की, एकदम आसान सी डेफिनेशन थी और एकदम आसान सा हमारा मीनिंग ऑफ प्लानिंग था जो कि हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब फटाफट से देखते हैं प्लानिंग की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। सबसे पहले प्लानिंग कॉन्ट्रीब्यूट्स टू ऑब्जेक्टिव। पहले तो ये समझो कि ऑब्जेक्टिव क्या होता है। ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या होता है, व्हाट इज योर अल्टीमेट गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो इट हेल्प्स इन डिटर्मिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। देखो सिंपल सी बात है, प्लानिंग जो है ना वो हमारा पहला फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है, फर्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है। तो क्योंकि प्लानिंग इज द फर्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, तो सबसे पहला काम ही तो ये होता है कि आपको ये डिटरमाइन करना पड़ेगा कि आपको आखिरकार आपका अल्टीमेट गोल क्या है। ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल एक स्कूल के लिए अल्टीमेट गोल होगा अच्छे रिजल्ट्स लाना, एक हॉस्पिटल के लिए अल्टीमेट गोल होगा अच्छी मेडिकेशन फैसिलिटीज अवेल करना, एक अच्छे एमएनसी के लिए गोल होगा कि दूसरी कंट्रीज में जाके अच्छे से वर्क परस्यू करना। ठीक है। तो पहले आपको ऑब्जेक्टिव तय करना है और ये ऑब्जेक्टिव तय करने में कंट्रीब्यूशन सबसे पहले प्लानिंग का ही होता है, क्योंकि प्लानिंग के पार्ट में हम ऑब्जेक्टिव को डिटरमाइन करते हैं। ठीक है। हम देखेंगे भी सही अभी टाइप्स ऑफ प्लान जिसमें पहला ऑब्जेक्टिव ही होगा। ठीक है। प्राइमरी फंक्शन, दूसरा कैरेक्टरिस्टिक क्या है प्लानिंग का, कि ये हमारे जितने भी फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट है उसमें सबसे पहला फंक्शन जो आता है वो प्राइमरी फंक्शन प्लानिंग ही आता है। सिंस ऑब्जेक्टिव और गोल्स आर सेट थ्रू प्लानिंग, नो अदर फंक्शन कुड बी परफॉर्म बिफोर प्लानिंग। प्लानिंग को प्राइमरी फंक्शन इसलिए बुलाता है क्योंकि जब तक प्लानिंग फंक्शन कंप्लीट नहीं होता है और प्लानिंग फंक्शन में ऑब्जेक्टिव्स और गोल्स डिसाइड नहीं होते हैं, तब तक आप मैनेजमेंट के दूसरे फंक्शंस ऑपरेट ही नहीं कर सकते हो।
ये बिल्कुल ऐसा है कि आप अपने घर से निकलोगे, ठीक है, घर से आप निकल रहे हो बाय कार, और कार से निकलते वक्त पहले तय तो करोगे ना कि डेस्टिनेशन क्या है। अगर डेस्टिनेशन तय नहीं करोगे तो आपके कार का फ्यूल वेस्ट जाएगा, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज नहीं होगा, एफिशिएंसी इफेक्टिवनेस मेंटेन नहीं होगी, ठीक है, यानी आपकी मैनेजमेंट ठीक से नहीं हो पाएगी अगर आप घर से निकलते वक्त डिसाइड नहीं करेंगे कहाँ पहुंचना है, डेस्टिनेशन क्या है, ठीक है। तो प्राइमरी फंक्शन हमारा प्लानिंग का हो गया, सॉरी प्लानिंग जो है हमारे जितने फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट है उसका प्राइमरी फंक्शन हो गया, ओके। नेक्स्ट वी आर सीइंग दैट प्लानिंग इज परवेजिव। परवेजिव हमने कल भी समझा था, कल की क्लास में समझा था कि परवेजिव क्या होता है। परवेजिव मतलब जो जिसकी यूनिवर्सल एप्लीकेशन होती है। तो प्लानिंग भी यूनिवर्सली एप्लीकेबल होता है। एक मिथ है कि प्लानिंग सिर्फ टॉप लेवल मैनेजमेंट करता है, नहीं, बिल्कुल नहीं। एक बॉटम लेवल मैनेजर या हमने कल देखा था एक फ्रंट लाइन मैनेजर है, उसको भी प्लान आउट करना पड़ेगा कि कैसे उसको अपने वर्कर्स से काम करवाना है, ठीक है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि प्लानिंग इज जस्ट द वर्क ऑफ टॉप लेवल मैनेजमेंट, मैंने लिख भी रखा है। Planning function is not only that of the top level management. It is to be performed by managers at all levels of management. ठीक है, all the managers at all level of management. आपको मैनेजमेंट के हर एक लेवल पर प्लानिंग फंक्शन फिगर आउट करना पड़ेगा, उसके अभाव में आपका मैनेजमेंट अच्छा नहीं हो पाएगा, ओके। नेक्स्ट बात करते हैं फॉरवर्ड लुकिंग प्रोसेस। प्लानिंग एक फॉरवर्ड लुकिंग प्रोसेस है। हम पीछे नहीं देखेंगे कि पुराना क्या हुआ था, वो प्लानिंग नहीं है। आगे क्या करना है वो प्लानिंग में डिसाइड होता है। तो प्लानिंग इज नेवर डन फॉर द पास्ट। प्लानिंग कभी भी पास्ट के लिए नहीं किया जाएगा। ऑल्दो मैनेजर्स मेक प्रिडिक्शंस एंड assumptions ऑन द बेस ऑफ देयर पास्ट एक्सपीरियंसेस। हाँ, ये हो सकता है कि पास्ट के अच्छे या बुरे एक्सपीरियंसेस के बेस पर आप अपने प्लानिंग आपकी प्लानिंग जो है वो इफेक्ट हो। बट ऐसा नहीं है कि आप पास्ट के लिए प्लानिंग कर रहे हैं, आप फ्यूचर के किसी टाइम के लिए या फ्यूचर के किसी प्रोजेक्ट के लिए ही प्लान आउट करते हैं चीजों को, ओके। आगे बात करते हैं, फॉरवर्ड लुकिंग समझ आ गया होगा। कंटिन्यूअस प्रोसेस कल भी हमने देखा था। कंटिन्यूअस प्रोसेस मैनेजमेंट एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, तो उसके सारे के सारे प्रोसेसेस भी तो फंक्शंस भी तो क्या होंगे, कंटिन्यूअस ही होंगे। तो प्लानिंग फंक्शन एक कंटिन्यूअस प्रोसेस क्यों है? हमारा जो पर्टिकुलर बिजनेस है, हमारा जो पर्टिकुलर बिजनेस एनवायरनमेंट है वो बहुत ही ज्यादा क्या है, वॉलेटाइल है, बहुत ज्यादा उसमें चेंजेस आते रहते हैं, ठीक है। तो उस वॉलेटाइल मार्केट के लिए आपको प्लानिंग में लगातार चेंजेस करने पड़ सकते हैं। दैट इज व्हाई वी हैव सेड दैट प्लानिंग इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। नेक्स्ट बोला गया है प्लानिंग इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग। प्लानिंग में डिसीजन मेकिंग इन्वॉल्व होती है, बिल्कुल। प्लानिंग में तो आप सीखते हो कि बहुत सारे अल्टरनेटिव प्लान्स आपके पास में, उसमें से जो बेस्ट प्लान आपको लगता है, प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, उसमें से जो बेस्ट लगता है आप वो चूज कर लोगे और उसी पे ऑर्गेनाइजेशन पूरा ठीक से वर्क करेगी, ठीक है। मेंटल एक्सरसाइज, प्लानिंग को एक मेंटल एक्सरसाइज क्यों बोला गया है? क्योंकि ये एक इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है, दिमागी काम है। इसमें आपको मसल पावर की नहीं, इसको आपको मेंटल पावर की जरूरत होती है, इसी वजह से बोला गया है प्लानिंग इज अ मेंटल एक्सरसाइज। एंड वी आर डन विद द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लानिंग। फटाफट से इंपॉर्टेंस पे देखते हैं अभी क्या इंपॉर्टेंस है प्लानिंग की, प्लानिंग जरूरी क्यों है, आखिर क्या करता है प्लानिंग ऐसा। पहला देखते हैं, प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शन। प्लानिंग जो है एक पर्टिकुलर गुमराह व्यक्ति को डायरेक्शन दिखाता है। कहने का मतलब क्या है कि प्लानिंग बताता है कि आपको कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल गुमराह से मुझे याद आया, हम ऐसे ऐसे चीजें समझ सकते हैं कि प्लानिंग इज जस्ट लाइक गूगल मैप्स। आप कहीं पर जा रहे हो, उससे पहले आपने गूगल मैप्स पे उसकी लोकेशन डाल दी, तो आपको डायरेक्शन सही मिलती रहेगी, ठीक है। तो आप यहाँ पर याद रख सकते हो इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग को किससे कंपेयर कर सकते हो, गूगल मैप से। गूगल मैप जो है आपको डायरेक्शन प्रोवाइड करता है, ठीक है। एक पॉइंट तो याद भी हो गया जो इंपॉर्टेंस है प्लानिंग का। इट फोकसेस ऑन एंड रिजल्ट। प्लानिंग एंड रिजल्ट पर फोकस करती है, इस वजह से सारी की सारी एक्टिविटीज ऑर्गेनाइजेशन की डायरेक्टेड होती है उस पर्टिकुलर गोल को अचीव करने के लिए, ओके। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंस, रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटीज। देखो होता क्या है, क्योंकि हम प्लानिंग में पहले से ही फोर्स ही कर लेते हैं, फोर्स ही वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, फोर्स ही कर लेते हैं फ्यूचर को थ्रू प्रिजम्पशंस। जो ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजर होता है वो पहले से ही प्री डिटरमाइन कर लेता है, या फिर हम बोल सकते हैं कि फोर्स ही कर लेता है कि बिजनेस एनवायरनमेंट में चेंजेस के साथ साथ क्या क्या बदलाव आ सकते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग, क्योंकि आपने फोर्स ही कर लिया है चीजों को, भविष्य को पहले ही सोच के रख लिया है, इस वजह से कंपैरेटिवली रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटीज, यानी आपके साथ में कुछ अनसर्टेन हो जाएगा, बिजनेस में कुछ अनसर्टेनिटीज बढ़ जाएगी, अनिश्चितताएं बढ़ जाएगी, उसकी हम बोल सकते हैं रिलेटिवली चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं, ठीक है।
रिड्यूसेस ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज, क्योंकि प्लानिंग जो है पूरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए की जा रही है, इस वजह से हर एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के लिए अलग अलग प्लानिंग की जाएगी, चाहे वो सेल्स हो, चाहे वो परचेज हो, चाहे वो मार्केटिंग हो। तो दो डिपार्टमेंट एक साथ एक ही काम करें या फिर ओवरलैपिंग ऑफ एक्टिविटीज हो जाए, एक काम दो बार हो जाए और कुछ काम हो ही ना, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पे देखा जाए तो एक पर्टिकुलर स्कूल में जब भी क्या किया जाएगा, एग्जामिनेशन कंडक्ट किया जाएगा, तो एक पर्टिकुलर इंसान को ही एग्जामिनेशन कंडक्ट करने के लिए बोला जाएगा, जो कि पूरे स्कूल के एग्जामिनेशन कंडक्ट कराएगा। इससे फायदा क्या होगा, उसको पता होगा कि कौन सा टीचर कब वेकेट है, कौन सा टीचर कब वेकेट नहीं है, कब वो किसी काम में बिजी ऑक्यूपाइड है, तो उस अकॉर्डिंग वो ओवरलैपिंग नहीं हो पाएगी। किसी भी एक क्लास में दो टीचर्स एज एग्जामिनर नहीं जाएंगे और किसी भी क्लास में ऐसा भी नहीं होगा कि कोई भी टीचर ना जाए। ठीक है, तो प्लानिंग की वजह से ओवरलैपिंग या फिर वेस्टफुल एक्टिविटीज जो होती है वो रिड्यूस हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक है, प्रोमोट्स इनोवेटिव आइडियाज। देखो प्लानिंग क्योंकि एक इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है, सिंस प्लानिंग इज एन इंटेलेक्चुअल प्रोसेस, इस वजह से बहुत स्कोप है इसमें इनोवेशन का और नए नए आइडियाज आने का। ठीक है, फैसिलिटेट्स डिसीजन मेकिंग। प्लानिंग में हम इवेल्युएशन करते हैं सभी अच्छे बुरे प्लान्स का, अच्छे बुरे ऑप्शंस का, अल्टरनेटिव्स का, तो इस वजह से डिसीजन मेकिंग एबिलिटी जो है आपको क्रिएट करनी आ जाती है। ठीक है, अगर हम नेक्स्ट बात करें, स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग फंक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्टार लगा लेना इसको। स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग फंक्शन का मतलब क्या है, पहले तो उसके लिए हमें ये समझना पड़ेगा कंट्रोलिंग फंक्शन क्या होता है। हमारे 5 फंक्शंस होते हैं मैनेजमेंट के, उसमें से जो फिफ्थ और लास्ट फंक्शन है वो कंट्रोलिंग फंक्शन है। कंट्रोलिंग मींस कंपेयरिंग बिटवीन प्लान्ड एंड एक्चुअल आउटपुट। कंट्रोलिंग का मतलब क्या होता है, जो हमने प्लान आउट किया और एक्चुअल में जो रिजल्ट निकला उन दोनों को कंपैरिजन करना। ठीक है, अब एक बात बताओ, आपने एक प्लानिंग के थ्रू एक पर्टिकुलर टास्क या ऑब्जेक्टिव डिसाइड कर लिया कि हमें 10,000 यूनिट्स प्रोड्यूस करनी है इस क्वार्टर में, और एक्चुअल में 6,000 यूनिट्स प्रोड्यूस हुई। ठीक है, तो आपको पता लग गया कंट्रोलिंग फंक्शन में कि जो आपका आउटपुट है वो क्या है, कम है एज पर द प्लान्ड आउटपुट। तो एक बात बताओ, अगर प्लानिंग ही नहीं होता तो आप ये कंपैरिजन ही नहीं कर पाते, क्योंकि आप वो 10,000 जो स्टैंडर्ड आपने तय किया था वो तय ही नहीं होता। ठीक है, तो स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग फंक्शन यानी कंट्रोलिंग फंक्शन हो सके वो भी पॉसिबल किसकी वजह से हो पाता है, प्लानिंग फंक्शन की वजह से। चलिए, मेरे ख्याल से इतना समझ आ गया होगा, कैरेक्टरिस्टिक्स भी कर लिए हैं, फंक्शन भी कर लिए हैं। नाउ लेट्स मूव टू द लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग की लिमिटेशन क्या है, कमियां क्या है। पहला, प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी। देखो प्लानिंग क्योंकि आप पहले से करके बैठे हो, तो कई बार लोग क्या करके बैठ जाते हैं, लोग बिजनेस एनवायरनमेंट के साथ साथ अपने प्लान्ड जो भी ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको चेंज नहीं करना आते, गोल्स को चेंज नहीं करना आते, रिजिड हो जाते हैं, तो जिसकी वजह से आपके ऑर्गेनाइजेशन में जो डिजायर्ड आउटपुट्स हैं वो नहीं मिल पाते। ठीक है, तो प्लानिंग में अगर रिजिडिटी ऐड हो जाती है तो फिर वो हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं है। यानी अगर प्लानिंग थोड़ी सी फ्लेक्सिबल हो, बिजनेस एनवायरनमेंट के चेंज होने के साथ साथ आप चेंजेस करने को तैयार हो, तब प्लानिंग में ये लिमिटेशन रिमूव हो जाएगी। और ये इंटरनल लिमिटेशन देख रहे हैं, ठीक है, एक्सटर्नल लिमिटेशन अलग होंगी, इंटरनल लिमिटेशन जो कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में फेस होती है प्लानिंग की। ठीक है, नेक्स्ट, नॉट सुटेबल फॉर डायनेमिक एनवायरनमेंट। मैंने बता ही दिया था कि क्योंकि प्लानिंग रिजिड है, इसलिए मैंने इसका एक्सप्लेनेशन में लिखा, क्योंकि प्लानिंग रिजिड है इस वजह से डायनेमिक एनवायरनमेंट के लिए सुटेबल नहीं है। तीसरा, रिड्यूसेस क्रिएटिविटी। देखो कई बार लोग क्या हो जाते हैं, ये एकदम सही वर्ड यूज किया यहाँ पर, ब्लाइंड फॉलोअर्स। कई बार जो ऑर्गेनाइजेशन में प्रेजेंट एम्प्लॉयज हैं वो क्या करने लगते हैं, बिल्कुल अंधभक्ति करने लग जाते हैं प्लान की, कि हमने तो ये डिसाइड किया था या टॉप लेवल मैनेजमेंट ने ये डिसाइड किया था कि ये प्लान है, तो हम उससे हिलने वाले नहीं है। जबकि समय की मांग होती है कि आपको प्लान में चेंजेस करने पड़ेंगे। तो ऐसे केसेस में देखा जाए तो प्लानिंग जो है आपकी ऑर्गेनाइजेशन में प्रेजेंट एम्प्लॉयज की जो हम बोल सकते हैं कि क्रिएटिविटी है उसको रिड्यूस कर देती है। रीजन बीइंग क्योंकि लोग ब्लाइंड फॉलोअर्स हो चुके हैं, वो बदलाव चाहते नहीं है, और वो इसकी वजह से इनिशिएटिव लेना, जील जो होती है इनिशिएटिव लेने की, यानी खुद से चलाकर कोई नयापन लाने की ऑर्गेनाइजेशन में, वो ट्राई करना बंद कर देते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, इट इन्वॉल्व ह्यूज कॉस्ट। प्लानिंग जो होती है वो इनिशियली काफी ज्यादा पैसा
इनकर करती है। क्यों? क्योंकि इंटेलेक्चुअल प्रोसेस था। आपको कंपैरेटिवली जो माइंडेड लोग हैं, जो बहुत नॉलेजेबल लोग हैं, उनका इस्तेमाल करना पड़ेगा टॉप लेवल में, तो एटलीस्ट प्लानिंग करने के लिए। तो इस वजह से बोला गया है कि इट इन्वॉल्व्स ह्यूज कॉस्ट। टाइम कंज्यूमिंग भी है। प्लानिंग करोगे तो इंटेलेक्चुअल प्रोसेस में वापस वही बात है, टाइम ज्यादा लगेगा। ऐसा नहीं है कि ओवरनाइट आप कोई नए प्लान्स लेकर आ जाओगे। तो टाइम कंज्यूमिंग है, जिसकी वजह से कई बार प्लानिंग जो है डिसीजन मेकिंग टाइमली नहीं कर पाती, जिसकी वजह से आपके प्लानिंग फेल होने का खतरा बना रहता है। जैसे एक बात समझो, मान लो अभी आपके पास में कोई ऑर्डर आया 8000 यूनिट्स का, ठीक है। एक ब्रांच के पास में ऑर्डर आया 8000 यूनिट सेल आउट करने का। बट उनकी पॉलिसी ऐसी थी, प्लानिंग में पॉलिसी ऐसी डिसाइड कर रखी थी कि 5000 यूनिट से बड़ा ऑर्डर आए तो वो सीधे हेड ब्रांच से जाएगा। अब दिक्कत यह है कि हेड ब्रांच जो है उस ऑर्गेनाइजेशन की, वो बहुत दूर लोकेटेड है, और जो कस्टमर है वो इतना वेट कर नहीं सकता। तो प्लानिंग में अगर हमने रिजिडिटी रखी और उस प्लान को चेंज नहीं किया टाइमली, उस प्लान को चेंज करने में टाइम लग गया, कि हमने डिसाइड कर लिया कि कोई बात नहीं, जो ब्रांच है वो भी 8000 का ऑर्डर ले सकती है। अगर ये हमने टाइम लगा दिया इस बदलाव को लाने में, तो आपका ऑर्डर प्लेस ही नहीं होगा। समझ आ रही है बात? तो टाइम कंज्यूमिंग है प्लानिंग। डजंट गारंटी सक्सेस। आपने अच्छा प्लान कर लिया, इट इज नॉट मैटर ऑफ फैक्ट दैट यू विल सक्सीड 100%। कहने का मतलब क्या है कि अगर आपने अच्छी प्लानिंग कर ली, ये कोई इस चीज का गारंटीड सक्सेस का क्राइटेरिया नहीं है कि आपने अच्छी प्लानिंग कर ली है तो 100% आपको सक्सेस मिलेगी मिलेगी। एग्जीक्यूशन भी जो है वो उतना इंपॉर्टेंट, ठीक है। और सिंपल सी बात है, ये तो मैनेजमेंट का पहला फंक्शन हम पढ़ रहे हैं। बचे हुए 4 फंक्शन भी अच्छे से करोगे तो आपका एग्जीक्यूशन अच्छा होने के चांसेस है, ठीक है। तो गारंटीड सक्सेस नहीं है। एक्सटर्नल लिमिटेशंस मतलब ये हमने जो 6 लिमिटेशन देखी, ये तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर प्रेजेंट है। अब हम देख रहे हैं कि ऑर्गेनाइजेशन के बाहर भी ऐसे कुछ चेंजेस हो सकते हैं जिसकी वजह से हमारे प्लानिंग जो है वो चौपट हो जाए। पहला, नेचुरल कैलेमिटी। नेचुरल, मैंने इनको एक्सप्लेन नहीं किया क्योंकि बहुत इजीली एक्सप्लेन कर सकते हैं आप, अभी मैं बता दूंगा। नेचुरल कैलेमिटी का मतलब क्या हो गया? तूफान आ गया, अर्थक्वेक आ गया, वॉल्केनो इरप्शन हो गया, फ्लड आ गई, उसकी वजह से आपने जो प्लानिंग की थी वो खराब हो गई है। तो ये प्लानिंग की एक लिमिटेशन है, एक्सटर्नल लिमिटेशन। ये इंटरनली नहीं हुआ है, एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से हुआ है। ऑर्गेनाइजेशन में इंटरनल फैक्टर नहीं था ये। अगर हम एक्सटर्नल लिमिटेशन की बात करें तो चेंज इन कॉम्पिटिटर्स पॉलिसी। अगर आपके कॉम्पिटिटर ने पॉलिसी में चेंज कर लिया, फॉर एग्जांपल हम अगर बात करें पेप्सिको की और कोक की, कोक ने अपनी पॉलिसी में चेंज कर लिया कि वो कंपैरेटिवली 10 रुपीज की नई पैकेजिंग लेकर आ गया, जिसकी वजह से पेप्सिको के जितने भी प्रोडक्ट्स 20 रुपीज में सेल आउट करते थे, वो सारों की सेल क्या हो गई? कम हो गई, ठीक है। तो आपने तो बहुत बढ़िया प्रोडक्ट बनाया था पेप्सिको ने, बट आपके कॉम्पिटिटर ने ऐसा चेंज किया कि आपकी प्लानिंग फेल हो गई, ठीक है। चेंज इन टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस और ट्रेंड इन द मार्केट। आपने जो पर्टिकुलर, मान लो आपने बहुत अच्छे से, एग्जांपल इसमें आप ले सकते हो सारे गामा कारवा का। मेरे ख्याल से सारे गामा कारवा से अवेयर हो आप लोग सब। तो सारे गामा कारवा आपने लॉन्च किया, ठीक है। और लॉन्च करने के बाद में आपने सोचा कि बहुत अच्छा चलेगा, और अच्छा चल भी गया। बट धीरे धीरे लोगों की टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस जो है वहां से हट गई, और लोगों ने कोई दूसरे हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स परचेज करना शुरू कर दिया। तो आपकी अच्छी प्लानिंग की हुई भी धरी की धरी रह जाएगी, क्योंकि लोगों का टेस्ट और प्रेफरेंस जो है वो बदल गया, ठीक है। चेंज इन टेक्नोलॉजी। जिस टेक्नोलॉजी से आप डील करते थे वो टेक्नोलॉजी आउटडेटेड हो चुकी है, तो लोग आपका प्रोडक्ट खरीदेंगे ही नहीं। चेंज इन गवर्नमेंट पॉलिसी। गवर्नमेंट ने पॉलिसी में कुछ चेंजेस किया। फॉर एग्जांपल इसमें आप एग्जांपल ले सकते हो प्लास्टिक, सिंगल यूज प्लास्टिक का। आपने अभी अभी क्या किया, क्योंकि प्लास्टिक का बहुत यूज था, बहुत यूज मतलब बहुत ज्यादा यूज में आता है प्लास्टिक, तो आपने प्लास्टिक की एक नई फैक्ट्री लगाई। और रिसेंट में ही गवर्नमेंट ने अपना एक नया डिसीजन सुनाया कि सिंगल यूज प्लास्टिक जो है वो इंडिया में बैंड है। तो ऐसे केसेस में एक एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से आपकी प्लानिंग धरी की धरी रह गई। क्लियर है? आगे बात करते हैं प्लानिंग प्रोसेस। लिमिटेशंस हमने देख लिया। प्लानिंग अगर आप कर रहे हो तो उसका प्रोसेस कैसे है? ये एक सीक्वेंस है जिसको आप चेंज नहीं कर सकते हो। सबसे पहले सेटिंग अप ऑफ ऑब्जेक्टिव।
प्लानिंग में पहला काम क्या है कि आपको अपना उद्देश्य यानी ऑब्जेक्टिव सेट करना है। ऑब्जेक्टिव सेट करते वक्त क्या क्या ध्यान रखना है? फर्स्टली एन ऑर्गेनाइजेशन नीड्स टू सेट इट्स ऑब्जेक्टिव दैट दे वांट टू अचीव। तो सेटिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या है कि अपना मैनेजमेंट का प्रोसेस शुरू करने से पहले ऑर्गेनाइजेशन को तय करना पड़ेगा कि आखिरकार उनका उद्देश्य क्या है। ठीक है, they can be set for the entire organization or each department or unit within the organization। ये जो ऑब्जेक्टिव है ऑर्गेनाइजेशन का इन टोटलिटी भी सेट किया जाता है, हर एक डिपार्टमेंट का भी सेट किया जाता है, हर एक यूनिट का भी सेट किया जाता है। ठीक है, वन सेट ऑब्जेक्टिव आर कम्युनिकेटेड टू एम्प्लॉइज। जैसे ऑब्जेक्टिव सेट कर दिए जाते हैं उनको एम्प्लॉइज तक कम्युनिकेट कर दिया जाता है। ठीक है, मेरे ख्याल से इतना क्लियर होगा। जब आप ऑब्जेक्टिव तय कर चुके हैं अब आप क्या देखेंगे? डेवलपिंग प्रीमाइसेस। प्रीमाइसेस का मतलब क्या होता है? प्रीमाइसेस रेफर टू assumptions टेकन फ्रॉम द बेस टू ड्रॉ अप अ प्लान। कहने का मतलब क्या है? प्रीमाइसेस का मतलब क्या है? प्रीमाइसेस रेफर टू assumptions टेकन assumptions taken that form the base। form होगा यहाँ पर, from नहीं होगा। ठीक है, FORM, that form the base to draw up a plan। premises का मतलब कुछ assumptions जो कि आप लेकर चलते हो एक प्लान को बनाने से पहले। ये assumptions जो है वो आपके पास्ट एक्सपीरियंसेस, आपके मतलब मैनेजर के पास एक्सपीरियंसेस के बेस पर हो सकता है, उसके सब्जेक्ट की स्टडी के ऊपर बेस हो सकता है, और एक ऑर्गेनाइजेशन के नेचर के ऊपर बेस भी हो सकता है। ठीक है, assumptions used should be same and fully agreed upon by all managers। और ये जो भी assumptions आप लेकर चलने वाले हो, जिस पर आप अपना पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव तय किए हो, वो assumptions आपको चेंज नहीं करना है। तो डेवलपिंग प्रीमाइसेस का मतलब क्या हो गया कि जैसे आपने ऑब्जेक्टिव तय कर लिया उसके बाद में आपको माइंड में कुछ ना कुछ प्रिजम्पशंस तैयार करने पड़ेंगे कि उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए आप क्या क्या करने वाले हैं। लिस्टिंग द वेरियस अल्टरनेटिव्स। जैसे ही आपने प्रीमाइसेस डेवलप कर लिए उसके बाद में क्या हो गया? वंस द ऑब्जेक्टिव्स आर सेट देयर आर मेनी वेज टू एक्ट एंड अचीव दोज ऑब्जेक्टिव्स। जैसे ही आपने ऑब्जेक्टिव तय कर लिया और माइंड में प्रीमाइसेस तय कर लिए, अब आपको पता है कि उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए आपके पास में अलग अलग अल्टरनेटिव्स अवेलेबल हैं। इट इज इंपॉर्टेंट टू आइडेंटिफाई ऑल अल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन। ये अंडरलाइन करना, ऑल अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन विच कैन बी चूजन। तो आपको अब सोचना है कि आपके पास में इस ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए प्लान ए है, प्लान बी है, प्लान सी है। जैसे आप कोई ऑब्जेक्टिव तय करते हो कि आपको 10,000 यूनिट्स ऑफ कोई भी तरह की मशीन जो है वो आपको क्या करना है? मैन्युफैक्चर करना है। तो उसके लिए प्लान ए हो सकता है कि आप लेबर अप्लाई करोगे, प्लान बी हो सकता है कि आप मशीन इंटेंसिव टेक्निक यूज करोगे, और प्लान सी हो सकता है हाइब्रिड टेक्निक के लेबर भी होगा और मशीन भी होगी। ठीक है, तो आपने तीनों प्लान ए, प्लान बी और प्लान सी तीनों कंसिडर कर लेने हैं पॉइंट नंबर 3 में। तीनों कंसिडर करने के बाद में चौथे पॉइंट में आप क्या करोगे? आफ्टर मेकिंग द लिस्ट ऑफ अल्टरनेटिव्स। जैसे आपने पॉइंट नंबर 3 में लिस्ट कर लिया अल्टरनेटिव्स के इस ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए क्या क्या तरीका या क्या क्या प्लान यूज किया जा सकता है, अब आप इनको इवेल्युएट करोगे, यानी आंकोगे कि किसकी क्या कमियां हैं और किस में क्या बेहतरी है। alternatives, the feasibility and consequences of each alternative is evaluated। feasibility यानी क्या वो वाकई में feasible है, अचीवेबल है, उस तरीके से काम करना पॉसिबल है, तो feasibility चेक करोगे, और consequences चेक करोगे, यानी वो अल्टरनेटिव अगर आपने ऑप्ट कर लिया तो उसके क्या आपको कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ सकते हैं, वो भी आप पहले से सोचोगे, इवेल्युएट करोगे इस प्रोसेस में। तो पॉइंट नंबर 4 में आपने पूरा का पूरा माइंड लगा लिया, इवेल्यूशन कर लिया, क्या क्या प्रोज है, क्या क्या कॉन्स है, यानी क्या क्या पॉजिटिव्स हैं, क्या क्या नेगेटिव्स हैं अलग अलग प्लान के। अब पॉइंट नंबर 5 में आप डिसीजन ले लोगे कि आखिरकार आपको कौन सा प्लान सही लगा, प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी और सो ऑन। अ डिसीजन रिगार्डिंग अडॉप्टिंग द आइडियल प्लान अमंग्स द अल्टरनेटिव इज टेकन। यानी आइडियल प्लान जो आपको लगेगा, जो प्लान सही लगेगा, उसको आप अब ऊपर दिए गए प्लान्स में से चुन लोगे। An ideal plan is the most feasible, profitable and with least negative consequences। सही बात है, एक अच्छा प्लान या एक आइडियल प्लान उसी प्लान को बोला जाएगा जिसमें सबसे ज्यादा फिजिबिलिटी हो, सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबिलिटी हो और सबसे कम नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज। ठीक है, सो द आइडियल प्लान इज चूजन एंड वेरियस सपोर्टिव प्लान्स आर प्रिपेयर्ड फॉर बेटर इम्प्लीमेंटेशन। तो आइडियल प्लान चूज कर लिया हमने और इस प्लान को फुलफिल करने के लिए हम छोटे छोटे सपोर्टिव प्लान्स भी डिसाइड कर लेते हैं। ठीक है,
पॉइंट नंबर 6 है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्लान। जैसे आपने प्लान डिसाइड कर लिया कि ये यूज करना है, अब इसको इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दो, यानी इसको एक्शन में लेके आ जाओ, प्लान इनटू एक्शन। और लास्ट है फॉलो अप। फॉलो अप यानी आपको देखना है कि जो आपने प्लानिंग की है वो ऑन पेपर तो आप स्ट्रांग हो, बट एक्चुअल में वो एप्लीकेशन में कितनी आ पाएगी। इट इन्वॉल्व्स मॉनिटरिंग। मॉनिटरिंग मतलब जांच करना, नजर रखना, whether the plans are being implemented and activities are performed according to schedule। क्या आपने जो प्लान में चीजें सोची थी, चीजें उसी तरीके से स्टार्ट हो गई है, ये चेक करना जो है उसको फॉलो अप कहते हैं। तो इस तरीके से आपका प्लानिंग प्रोसेस कंप्लीट हो गया है। इस चैप्टर के हम लास्ट पॉइंट पर पहुंच चुके हैं बेटा, जो कि टाइप्स ऑफ प्लान। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पर से केस स्टडीज बहुत डेवलप होती है। बहुत ज्यादा टाइम लगा है मुझे इस पर्टिकुलर सेक्शन को क्रिएट करने में। जो अगला एक पेज है इसको बहुत ढंग से देखेंगे, मैंने बहुत इसको कंसाइज कर लिया है। अगर प्लान्स की बात करें तो मोटा मोटी आपके पास में तीन तरह के प्लान है। सिंगल यूज प्लान। सिंगल यूज प्लान मतलब ये प्लान आप चलो पढ़ ही देते हैं। सिंगल यूज प्लान मतलब वन टाइम यूज है। ये प्लान आपने एक कोई प्रोजेक्ट को, एक पर्टिकुलर सिचुएशन को डील करने के लिए बनाया था, जैसे वो सिचुएशन खत्म वैसे आपका वो प्लान खत्म। प्रिपेयर्ड फॉर स्पेसिफिक सिचुएशंस आ गया। डिस्कार्डेड व्हेन सिचुएशन इज ओवर। जब आपका सिचुएशन वो खत्म हो गई है उसके बाद में आप उसको फर्दर यूज करते ही नहीं हो। जैसे एग्जांपल हो गया बजट। जैसे आपने बजट बनाया कि आने वाले 3 महीनों में जितना प्रोडक्शन करोगे उसमें कितना कॉस्ट लगने वाला है, कॉस्ट का एवेल्यूएशन किया, तो ये बजट जो है ये सिंगल यूज प्लान है। जैसे ही वो प्रोडक्शन कंप्लीट हो गया, अब अगली बार जब आप क्या करोगे, बजट बनाओगे, नया बजट बनेगा, क्योंकि कुछ चीजें उससे सस्ती हो गई होगी, कुछ चीजें महंगी हो गई होगी। तो इस वजह से बोला गया है कि ये सिंगल यूज प्लान है, एक बार यूज के बाद में इनको डिस्कार्ड कर दिया जाता है, यानी ये फर्दर यूज में नहीं आते। ठीक है, तो सिंगल यूज प्लान क्या होता है समझ आ गया। हमारे कोर्स में दो तरह के सिंगल यूज प्लान है, पहला है प्रोग्राम और दूसरा है बजट। ठीक है, सिंगल यूज प्लान के जो टाइप्स हैं वो पढ़ते हैं। पहला प्रोग्राम। अगर हम बात करें प्रोग्राम की, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव, पॉलिसीज, प्रोसीजर्स एंड रूल्स। देखो प्रोग्राम क्या है, प्रोग्राम का मतलब क्या है, एक शॉर्ट टर्म में आपने क्या कर दिया, अपने ऑर्गेनाइजेशन में उस पर्टिकुलर चीज को फुलफिल करने के लिए कुछ ऑब्जेक्टिव्स तय किए, कुछ पॉलिसीज बनाई, कुछ प्रोसीजर्स तय किए, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस तय किए। जैसे एग्जांपल मैंने यहाँ पर दिया, कंस्ट्रक्शन ऑफ शॉपिंग मॉल। आपने एक शॉपिंग मॉल बनाना है, आप एक कंस्ट्रक्शन कंपनी हो, तो आपने एक नया प्रोग्राम या प्रोजेक्ट भी बोल सकते हो इसको, एक नया प्रोजेक्ट तय किया कि ये शॉपिंग मॉल बनाना है। इस शॉपिंग मॉल को बनाने के लिए जो अलग अलग जितनी भी चीजें आपने करनी होगी वो सारी कंबाइंड तौर पर एक प्रोग्राम कहलाएंगे। ये सिंगल यूज क्यों है, जैसे शॉपिंग मॉल बन जाएगा उसके बाद में उससे रिलेटेड सारे प्रोसीजर्स, सारी पॉलिसीज, सारे ऑब्जेक्टिव्स खत्म हो जाएंगे। ठीक है, गैमट ऑफ, शायद मैं इसको गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ, गैमट बोलते हैं। गैमट ऑफ ऑल एक्टिविटीज का मतलब क्या हो गया, सारी एक्टिविटीज जो हैं ऊपर मैंने जैसे बताया तुम्हें, ऑब्जेक्टिव्स, प्लान्स, पॉलिसीज और रूल्स, इन सब का क्या है, ये मिक्सचर है प्रोग्राम। ठीक है, नेक्स्ट बजट की बात करते हैं। बजट भी एक सिंगल यूज प्लान है। अगर बजट की बात करें, बजट जो होता है हमेशा न्यूमेरिकल टर्म्स में होता है, नंबर्स में होता है। हेल्प्स इन कंपैरिजन। बजट जो है आपको कंपैरिजन इजीली करके देता है, क्योंकि नंबर्स में आप कंपैरिजन आसानी से कर सकते हो। क्वांटिफाइड फ्यूचर फैक्ट, सही बात है, प्रिपेयर्ड एट एवरी लेवल। हर लेवल ऑफ मैनेजमेंट पर बजट बनाने पड़ते हैं इन टर्म्स ऑफ फाइनेंसेस। ठीक है, तो ये दो टाइप के हमारे सिंगल यूज प्लान थे, प्रोग्राम एंड बजट। ठीक है, अब हम देखते हैं स्टैंडिंग प्लान क्या होता है। दो टाइप के प्लान होते हैं, एक तो सिंगल यूज प्लान, दूसरा है स्टैंडिंग प्लान। स्टैंडिंग प्लान का मतलब क्या है, रेकरिंग प्लान। ये स्टैंडिंग प्लान नाम से पता लग रहा है कि एक ऐसा प्लान जो कि लगातार आपके ऑर्गेनाइजेशन में खड़ा रहेगा एज एन, कि जब तक ऑर्गेनाइजेशन चलेगी तब तक इनमें मेजर चेंजेस नहीं होंगे। ठीक है, तो जहां पर हम देख रहे थे सिंगल यूज प्लान, तो जैसी वो पर्टिकुलर सिचुएशन खत्म हुई थी वो आउट ऑफ डेटेड हो रहा था। यहां पर अगर देखा है स्टैंडिंग प्लान जो होता है वो चेंजेस उसमें फ्रीक्वेंटली नहीं आते। स्टेबल इन नेचर, दैट इज नॉट चेंज फ्रीक्वेंटली। आगे बात समझ। रिटेन देयर ओन वैल्यू फॉर मेनी इयर्स। इनकी वैल्यूएशन या इनका अस्तित्व कई सालों तक एग्जिस्ट करता है। ऑल्दो सम अपडेट्स और रिविजन आर अलाउड। सही बात है, चेंजेस अपने बिजनेस एनवायरनमेंट में चेंजेस के साथ साथ आप थोड़े बहुत स्टैंडिंग प्लान में चेंजेस कर सकते हो, वो अलाउड है। तो स्टैंडिंग प्लान में सबसे पहला जो प्लान देख रहे हैं वो है पॉलिसी। ये टाइप्स ऑफ प्लान देख रहे हैं ना, तो उसमें सबसे पहला प्लान क्या है, पॉलिसी। पॉलिसी का मतलब क्या है, ऑर्गेनाइजेशंस वे ऑफ हैंडलिंग अ प्रॉब्लम। देखो इसको सिंपली आप एग्जांपल से समझो। नो क्रेडिट सेल पॉलिसी। हमारी पॉलिसी है कि हम उधार में सामान नहीं बेचते। ठीक है, तो इसी, अब इससे कोरिलेट करो, अब इससे कोरिलेट करो
नो क्रेडिट सेल पॉलिसी, ये ऑर्गेनाइजेशन का तरीका है सेल करने का कि हम उधार में नहीं बेचते। तो ऑर्गेनाइजेशंस वे ऑफ हैंडलिंग अ प्रॉब्लम, हैंडलिंग मतलब प्रॉब्लम क्या थी, प्रॉब्लम ये थी कि बैड डेट्स बहुत हो रही थी, तो उसको हैंडल कैसे किया, क्रेडिट सेल बंद कर दी। समझ आ रही है बात? तो ऑर्गेनाइजेशंस ओन वे ऑफ हैंडलिंग अ प्रॉब्लम इज नोन एज अ पॉलिसी। पॉलिसीज जो होती है वो एम्प्लॉइज और स्टेक होल्डर्स दोनों को पता होती है, दोनों को मालूम होती है, ठीक है। यानी ये आउटसाइडर्स के लिए भी है और इनसाइडर्स के लिए भी है। हेल्प्स इन इम्प्लीमेंटिंग स्ट्रेटेजी, स्ट्रेटेजी को ठीक से इंप्लीमेंट करने के लिए पॉलिसी का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। क्लियर है? मेरे ख्याल से यहां तक समझ आ गया होगा। आगे बात करते हैं। नेक्स्ट इज प्रोसीजर। प्रोसीजर जो है वो एक सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स है जो कि आपको फॉलो करना होता है किसी भी एक्टिविटी को कंप्लीट करने के लिए। जैसे इसका भी एग्जांपल पहले देखो, एक स्कूल में बच्चे का एडमिशन कराने का प्रोसीजर जो है वो हर बच्चे के लिए सेम है, ठीक है। जनरली फॉर इनसाइडर्स ओनली, प्रोसीजर जो होता है वो इनसाइडर के लिए ही ज्यादा कारगर होता है, ज्यादा यूजफुल होता है। रिजिड एज कंपेयर टू मेथड्स, कहने का मतलब क्या है, ये जब आप मेथड समझोगे जब अच्छे समझ आएगा कि मेथड के कंपैरिजन में इसको चेंज करना मुश्किल होता है, ये बोला गया। प्रोसीजर रिमेन सेम फॉर ऑल डिपार्टमेंट्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन, हर डिपार्टमेंट के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन में प्रोसीजर जो होता है वो सेम होता है। जैसे एक बच्चे का स्कूल में एडमिशन कराओगे तो किसी भी क्लास में कराओगे प्रोसीजर सेम रहेगा। क्लियर है क्या? तो प्रोसीजर एक सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स है, इनसाइडर्स के लिए ज्यादा मतलब इनसाइडर्स के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। एडमिशन का प्रोसेस क्या होगा, वो इंटरनल यूज के लिए है, लोगों को तो खाली क्या करना है, अगर आप एडमिशन करा रहे हो किसी स्कूल में तो आपको सिर्फ एडमिशन का फॉर्म भरना है, बाकी तो सारा इनसाइडर्स के लिए है। रिजिड एज कंपेयर टू मेथड, इसको बदलना थोड़ा मुश्किल है, मेथड फिर भी बदले जा सकते हैं, बट स्ट्रेटेजी सॉरी अपने प्रोसीजर को बदलना थोड़ा सा क्या है, मुश्किल है। तो हमने पॉलिसी पढ़ ली, पॉलिसी के बाद में सेकंड जो हम स्टैंडिंग प्लान पढ़ रहे हैं वो है प्रोसीजर। प्रोसीजर सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स है। ये जो कीवर्ड्स है ये याद रखना, सीधे केस स्टडी यहाँ से बन के आती है। और मैंने पॉइंट्स में आंसर रखा है, उसका रीजन भी ये है कि आप आंसर जब लिखोगे अपने क्लास अपने एग्जामिनेशन में तो इनको पॉइंट्स में लिखोगे तो ज्यादा अच्छे नंबर मिलेंगे, ठीक है। तो दो हो गए, तीसरा देखते हैं मेथड। मेथड और प्रोसीजर में कई बार क्या होता है, कंफ्यूजन क्रिएट होता है, तो मैं पहले ही कंफ्यूजन दूर कर देता हूं। यहां पर प्रोसीजर में एक सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स होते हैं जो कि आपको फॉलो करने होता है, जबकि मेथड में ऐसा कोई सीक्वेंस ऑफ स्टेप नहीं है, सीक्वेंसेस नहीं होते हैं, ठीक है। जैसे आप एसएलएम टेक्निक यूज करते हो डेप्रिसिएशन को निकालने के लिए, ठीक है, तो ये क्या है, ये एक मेथड है, ठीक है। तो ब्रिंग स्टैंडर्डाइजेशन, मेथड से स्टैंडर्डाइजेशन आता है आपके ऑर्गेनाइजेशन में। जैसे एसएलएम यूज करोगे तो ऑल थ्रू आउट हर साल एसएलएम यूज करो, इससे ये भी पता लग रहा है कि देख लो ये आपका कंपैरेटिवली स्टैंडिंग प्लान है, ठीक है। इट डील्स विद अ टास्क कंप्राइजिंग ऑफ अ प्रोसीजर, यानी प्रोसीजर का ये बच्चा है, ये मान सकते हो कि प्रोसीजर का एक छोटा सा एलिमेंट जो होता है ना उसमें आप मेथड का इस्तेमाल करते हो। प्रोसीजर तो क्या थे, प्रोसीजर तो एक सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स थे, उन स्टेप्स में से कोई एक छोटा सा स्टेप को करने का तरीका मेथड है, ठीक है। इसलिए मैंने यहां पर लिखा था रिजिड एज कंपेयर टू मेथड। मेथड तो आप चेंज कर सकते हो, एसएलएम यूज कर रहे हो 5 साल से, छठे साल से डब्ल्यूडी भी यूज कर लो, बस नोट्स टू अकाउंट्स में दिखा देना अगर अकाउंट्स की बात करें तो। नेक्स्ट बात करते हैं रूल्स की। अगर रूल की बात करें, रूल जो होते हैं वो आपको डूज एंड डोंट्स बताते हैं ऑर्गेनाइजेशन में। कई बार बच्चों को रूल में और पॉलिसी में डिफरेंस नहीं समझ आता, तो सबसे मेजर डिफरेंस क्या है, रूल जो होते हैं वो एम्प्लॉयज के बिहेवियर को गाइड करते हैं। जैसे एक रूल है कि एम्प्लॉयज को स्मोकिंग नहीं करनी है ऑर्गेनाइजेशन में, ये रूल है। जबकि पॉलिसी की बात करें वो इनसाइडर आउटसाइडर दोनों के लिए थी, ये प्रिसाइजली एम्प्लॉयज के बिहेवियर के लिए होती है, वहां पर बिहेवियर का कोई लेन देन ही नहीं था। यहाँ पर एम्प्लॉयज के बिहेवियर पर गाइडेड प्रिंसिपल्स जो है वो क्या है, हमारे रूल्स है, ठीक है। रूल्स ऑब्वियस ही बात है रिजिड होते हैं, बिल्कुल चेंज नहीं कर सकते। नो स्मोकिंग को आप कैसे चेंज कर दोगे। कोड ऑफ कंडक्ट, कोड ऑफ कंडक्ट यानी ये आपको बताता है कि आपको क्या क्या चीजें करनी है, डूज एंड डोंट्स बताता है ऑर्गेनाइजेशन में। तो ये थे हमारे स्टैंडिंग प्लान्स। दो प्लान्स स्पेशल हैं अभी, जो कि है ऑब्जेक्टिव और स्ट्रेटेजी। ये ना तो सिंगल यूज प्लान में आता है और ना ही स्टैंडिंग प्लान में आता है। तो इनको कैसे समझना है अभी, ये आपके ऑर्गेनाइजेशन में एक तरीके से ऑब्जेक्टिव्स को या गोल्स को पूरा करने के लिए हमेशा ही लगे हुए रहता है। तो काइंड ऑफ हम बोल सकते हैं कि
इनमें एलिमेंट स्टैंडिंग प्लान का भी आता है और सिंगल यूज प्लान का भी आता है। तो ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं। ऑब्जेक्टिव जो होता है वो स्मार्ट होना चाहिए, ठीक है। ये आपकी एक बुक में भी मेंशन्ड है। स्मार्ट मतलब स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रेलेवेंट एंड टाइम बाउंड। यानी ये सारी चीजें अगर आपने ऑब्जेक्टिव में रख रखी है अपने, तो आपका ऑब्जेक्टिव अच्छे से तय किया गया ऑब्जेक्टिव है। स्पेसिफिक का मतलब क्या है? स्पेसिफिकली आपका तय होना चाहिए कि आपको 10,000 यूनिट्स का प्रोडक्शन करना है। मेजरेबल वही इन टर्म्स ऑफ नंबर होगा तो मेजरेबल भी होगा। अचीवेबल, आपके मशीनरी आपके पास में इतनी है कि आप 5,000 ही प्रोड्यूस कर सकते हो, बट आपने 10,000 ले लिया, गलत है। अचीवेबल होना चाहिए। रेलिवेंट, जो आप काम कर रहे हो उससे रिलेवेंस रखना चाहिए, आउट ऑफ द बॉक्स चीजें नहीं होनी चाहिए ऑब्जेक्टिव में। और टाइम बाउंड, सिर्फ आपने बोल दिया 10,000 यूनिट्स प्रोड्यूस करनी है, गलत है। 10,000 यूनिट्स एक महीने में प्रोड्यूस करनी है, अब ये सही ऑब्जेक्टिव, ठीक है। एंड रिजल्ट ऑफ प्लानिंग, प्लानिंग का एंड रिजल्ट होता है ऑब्जेक्टिव। ऑल एक्टिविटीज आर गाइड टुवर्ड्स ऑब्जेक्टिव, सभी एक्टिविटीज ऑब्जेक्टिव को पूरे करने के लिए लगती है। सेट बाय टॉप लेवल मैनेजमेंट, टॉप लेवल मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिव तय करता है। ऑब्जेक्टिव का एक एग्जांपल दिया मैंने, जैसे इंक्रीज इन सेल बाय 10% इन 1 ईयर, एक साल में 10% सेल इंक्रीज करनी है, ये एक ऑब्जेक्टिव है। मेजरेबल, स्मार्ट है ये ऑब्जेक्टिव। अपने स्पेसिफिक भी है, मेजरेबल भी है, अटेनेबल भी है। शायद अटेनेबल कैसे कि नॉर्मली इस पर्टिकुलर नेचर ऑफ बिजनेस में 10% की सेल इंक्रीज हो जाती है। अचीवेबल भी है और टाइम बाउंड भी है। डन। स्ट्रेटेजी की बात करते हैं। ये कॉम्प्रिहेंसिव प्लान है जिसमें हम नियर अबाउट एक पर्टिकुलर चीज को करने का तरीका ढूंढते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल, यूज ऑफ सोशल मीडिया फॉर एडवर्टाइजिंग, ठीक है। एडवर्टाइजिंग करनी थी, एडवर्टाइजिंग कैसे करनी थी, ये एक स्ट्रेटेजी है आपकी। टेम्पररी इन नेचर, इन पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी कंपैरेटिवली क्या होती है, टेम्पररी होती है। अगर समय के साथ साथ सोशल मीडिया पर लोग एडवर्टीजमेंट इतना ज्यादा परस्यू नहीं करते, तो ये पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी आप चेंज कर दोगे, तो इसलिए बोला गया इट इज टेम्पररी इन नेचर। इसी के साथ बेटा आपका ये पर्टिकुलर चैप्टर पूरा रिवाइज हो चुका है। ऑल द वेरी बेस्ट। इस पर्टिकुलर चैप्टर का PDF आप प्रिंट आउट निकाल लीजिए और लर्न करना शुरू कर दीजिए। थैंक यू।